शिक्षा का अर्थ और उद्देश्य है चरित्र निर्माण। शिक्षा महोत्सव के माध्यम से रविंद्र साहू बच्चों के भविष्य को संवारने का कार्य कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि पौधों में उर्वरक डाल रहे हैं। दिनांक 23 अप्रैल सन 2026 को होने वाले शिक्षा महोत्सव में भाग लें। आइए जानते हैं रविंद्र साहू के विचारों को और अपने भविष्य की योजनाओं को उड़ान दें, देखिए दिशा दें। अभी क्या है कि क्लास 12 के बच्चों का एग्जाम हो चुका है और बहुत सारे बच्चे हैं जिनका ग्रेजुएशन का एग्जाम भी हो चुका है। और देखिए कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन एक बहुत बड़ा सत्य कथन है, वो ये है कि क्लास 12 के बाद बच्चा जो भी पढ़ेगा 3-4 साल 5 साल, उससे उसके जीवन के अगले 40-50 साल चलने वाले हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और एक क्लास 12 के बाद जो बच्चा पास करता है क्लास 12 को, और जो कुछ भी वो आगे 3-4 साल पढ़ाई करता है, वो 3-4 साल की पढ़ाई उसके अगले 40-50 साल के भविष्य को बना ही देती है। साथ ही साथ क्या होता है कि जो उसके पेरेंट्स होते हैं उनके बुढ़ापे को भी संभाल देती है। सो जो एक बच्चे की पढ़ाई होती है उससे उसका जीवन भी चलता है, उसके माता पिता का बुढ़ापा भी चलता है, और जो अगली आने वाली पीढ़ी है उसका जीवन भी चलता है। तो इतने सारे लोगों का जीवन एक बच्चे की पढ़ाई से जुड़ा होता है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को डायरेक्शन पता नहीं होता है कि उनको किस तरफ जाना है, उनको क्या बनने के लिए क्या बनना है। जैसे अभी मान लीजिए आपको यहाँ से कोलकाता या मुंबई आना है या दिल्ली आना है ऑफिस, तो आप क्या करेंगे? आप फ्लाइट लेंगे। अब फ्लाइट कौन चलाता है? पायलट चलाता है। मैं आप सभी लोगों से पूछता हूँ, आप बहुत अपडेटेड लोग हैं, पत्रकार हैं, समाज से जुड़े हुए लोग हैं, भाई पायलट बनने के लिए कौन सा कोर्स करना होगा बच्चे को? शायद आधे लोगों को पता नहीं होगा। ज्योग्राफी नहीं, एविएशन तो सब बहुत बड़ी फील्ड हो गई। एरोनॉटिकल नहीं, एरोस्पेस नहीं, उसको करना होगा सीपीएल, कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस करना होगा। तो अभी देखिए जानकारी का अभाव है ना कहीं। तो आप देखिए जब हमें और आपको इस उम्र में थोड़ा सा कम जानकारी है, तो जो बच्चा भी 16-17 साल का जो बच्चा भी 12th करके आया, तो उसको भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी जानकारी को लेके, है कि नहीं? इसके अलावा दूसरी बात मैं आपसे पूछता हूँ, कोविड आया था, आप सभी पत्रकारों ने अपनी भूमिका निभाई, घर से निकले और कोविड जैसी महामारी के दौरान भी आपने कवरेज दी और लोगों तक खबरें पहुंचाई। अब जब कोविड आया था तो डॉक्टर की दवा काम नहीं कर रही थी, जो काम किया वो किया वैक्सीन हम सभी ने लगवाया। मैं आप सभी से पूछता हूं कि अगर किसी बच्चे को अपना करियर वैक्सीन बनाने में लगाना है, अपना करियर ऐसा बनाना कि वो वैक्सीन बनाना सीख जाए, तो उसे कौन सा कोर्स करना पड़ेगा? एक सवाल है ना सर। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका आंसर बच्चों को पता नहीं है, और वो चीजें हमारे सामने है। देखिए वैक्सीन हमारे सामने है, 2-2 बार वैक्सीन लगाई, फ्लाइट रोज आसमान में उड़ती, रोज देखते हैं, सपना होता है लोगों का उड़ना, नहीं पता है कि पायलट बनने के लिए क्या करना है। ऐसे ही अब देखिए एक बच्चा जब 12th में आता है, 10th करके, तो 4-5 कंडीशंस होती हैं। या तो बच्चे के पास आर्ट्स होता है, या कॉमर्स होता है, एग्रीकल्चर होता है, मैथ होता है, या बायोलॉजी होती है। ये 5 में से कोई एक सब्जेक्ट उनके पास होता है। फिर सपोर्ट में किसी के पास केमिस्ट्री है, किसी के पास कंप्यूटर्स है, अलग अलग प्रोग्राम से बच्चे के पास अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। तो इन सब्जेक्ट के बेसिस पे बच्चा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, वो जो कुछ भी करेगा उसके बेसिस पे उसे क्या करना चाहिए, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, किस सेक्टर में उसकी जॉब लगेगी। अब देखिए जब एक बच्चा पढ़ता है, तो हम हिंदुस्तान में है, यहाँ पे इन जनरल 70-80% लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली से सिर्फ एक उम्मीद होती है बच्चे से कि ये बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो हमें सपोर्ट करेगा, ये छोटे भाई बहनों को सपोर्ट करेगा। यही तो एक मानना होता है पेरेंट्स का हमारे हिंदुस्तान में, कि जिस बच्चे को हम पढ़ा लिखा रहे हैं, पढ़ लिख के कुछ कमाएगा, हमारी फैमिली को सपोर्ट करेगा, छोटे भाई बहनों को सपोर्ट करेगा, खानदान को सपोर्ट करेगा। अब सपोर्ट का मतलब क्या होता है? सपोर्ट का मतलब होता है पैसा कमाने के लिए बच्चों को 2 काम करने पड़ेंगे, या तो नौकरी करनी पड़ेगी, और अगर नौकरी नहीं करता है तो फिर कोई बिजनेस करना पड़ेगा। और आज के टाइम पे बड़े लेवल पे दोनों काम करने के लिए, जॉब और व्यापार दोनों को ही करने के लिए बच्चे को स्किल्ड होना पड़ेगा, कुछ काम सीखना पड़ेगा। तो
अच्छे स्किल्स कहाँ से आएंगे? अच्छे कॉलेज से आएंगे, अच्छा कोर्स करके आएंगे। तो बच्चों को कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, कौन सा कोर्स लेना चाहिए, कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन, और क्या चीज लेने के बाद बच्चे को किस सेक्टर में, किस फील्ड में जॉब मिलने वाला है, ये सब कुछ हम लोग बच्चों को धनबाद में होने वाले शिक्षा महोत्सव में बताने वाले हैं। सो शिक्षा महोत्सव धनबाद का आयोजन 23rd ऑफ अप्रैल यानी 23 अप्रैल को होने जा रहा है, सुबह 9:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक, यही होटल रेडिसन में जहाँ पे अभी हम सब लोग बैठे हैं। कैसे बच्चे रजिस्ट्रेशन कराएंगे आपके पास? अगर कोई भी बच्चा शिक्षा महोत्सव धनबाद में आना चाहता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी वेबसाइट में जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकता है और वहां से उसे एंट्री पास मिल जाएगा और यहाँ पे वो आ सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, वो बच्चे यहाँ पे डायरेक्टली आ सकते हैं और यहाँ पे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करके भी वहाँ पे उनको एंट्री मिल जाएगी। एक चीज और है, जो ये इवेंट हो रहा है बच्चों के लिए बस नहीं है, इसमें माता पिता भी आ सकते हैं, बच्चे भी आ सकते हैं और टीचर्स भी आ सकते हैं। माता पिता और टीचर्स को क्यों बुलाया जा रहा है? इसलिए क्योंकि देखिए, हम यहाँ पे 1000 बच्चे को आके एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लो शहर के 100-200 टीचर यहाँ पे आ जाते हैं तो हम उनको भी अपडेट दे देंगे, तो वो टीचर अपना बच्चा लोगों को क्या करेगा, गाइड कर देगा, अपडेट कर देगा, तो काफी सारे बच्चों की हेल्प हो जाएगी। पेरेंट्स को इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि देखिए, बच्चा जो कुछ भी करता है उसमें जो भी डिसीजंस होते हैं, उस डिसीजन को लेने में जो एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो माता पिता की जरूर होती है। तो अगर माता पिता को भी अपडेटेड नॉलेज होगा तो जो बच्चा है वो इजिली डिसीजन से ले पाएगा, तो बच्चा इजिली डिसीजन ले पाए उसके लिए हमने माता पिता को भी इनवाइट किया है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरा कार्यक्रम फ्री ऑफ कॉस्ट है सारे बच्चों को लिए। यहाँ पे बच्चों को मौका मिलेगा देश के टॉप इंस्टीट्यूशंस के, टॉप यूनिवर्सिटीज के, टॉप करियर एक्सपर्ट्स से मिलने का। जो भी यहाँ पे करियर एक्सपर्ट्स आने वाले हैं वो अलग अलग 15-20 राज्यों के, 15-20 यूनिवर्सिटीज के लोग आएंगे। वो अपने अपने फील्ड का महारथी है। आप उनसे कोई भी सवाल पूछेंगे उनके फील्ड का वो बहुत आपको अच्छे से आंसर देंगे। वो इंजीनियरिंग की फील्ड हो, मैनेजमेंट की फील्ड हो, लॉ की फील्ड हो, डिजाइन की फील्ड हो, कॉमर्स की फील्ड हो, कोई भी फील्ड का सवाल आप पूछेंगे वो आपको बहुत प्रॉपर आंसर कर देंगे। एक चीज और मैं एंड में आपको ऐड करना चाहूंगा। देखिए, मान लीजिए आपको यहाँ से कोलकाता जाना है, आपके पास कार नहीं है, मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल नहीं है, साइकिल है, साइकिल भी नहीं है और पैदल हो, आप कोलकाता पहुंच जाओगे, लेकिन कब? जब आपको डायरेक्शन पता हो कि मुझे किस तरफ पैदल चलना है। लेकिन मान लो कि आपके पास हवाई जहाज खड़ा है और आपको डायरेक्शन पता नहीं है कि मुझे किस तरफ उड़ान भरना है, तो आप कोलकाता पहुंच पाएंगे क्या? नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे ही लाइफ में भी है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि साधन क्या है, संसाधन क्या है, महत्वपूर्ण है कि बच्चों को क्लियरिटी हो कि मुझे कहाँ पहुंचना है और वहां पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या चीजें पढ़नी है, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। तो वो कौन कौन से स्टेप्स हैं और वो कौन कौन से डायरेक्शन है वो हम बच्चों को बताने वाले हैं यहाँ पे। सो आप सभी पत्रकार महोदयों से, बंधुओं से, दोस्तों से हमारा आग्रह है कि मेरी बात आप हमारे धनबाद और धनबाद के आसपास के झारखंड के लोगों को पहुंचाएं और उन्हें बताएं कि अगर वो शिक्षा महोत्सव में आते हैं तो उनको क्या क्या फायदे होने वाले हैं। और ये पूरा प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो यहाँ पे आएंगे। तो मैं आपको इतना बोलता हूँ कि यार देखो, एक परिवार कितनी तरक्की करेगा इस बात से डिसाइड होगा कि वहाँ का बच्चा कितना पढ़ा लिखा है। कितने घंटे का कार्यक्रम है? एक चीज और, मैं माता पिता से अनुरोध करता हूँ कि आप 3 टाइम की बजाय 2 टाइम का खाना खाइए, बट बच्चे को जरूर पढ़ाइए, ठीक है। इसके अलावा एक परिवार कितनी तरक्की करेगा निर्भर करता है कि बच्चा लोग कितना पढ़ा लिखा है। एक समाज कितना तरक्की करेगा डिपेंड करता है कि उस समाज में रहने वाले लोग कितने पढ़े लिखे हैं। एक शहर, एक राज्य कितनी तरक्की करेगा डिपेंड करता है कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते समाज के लिए, लेकिन बच्चे अच्छी एजुकेशन ले पाए उसके लिए कुछ ना कुछ सहयोग जरूर कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। सर का सवाल है कि कितनी देर का प्रोग्राम है। प्रोग्राम सुबह 9:30 बजे शुरू होगा और शाम में 4-4:30 तक चलेगा। बच्चा पूरे दिन में कभी भी 1 या 2 घंटे का समय निकाल के यहाँ पे आ जाए इवेंट्स में आए, यूनिवर्सिटीज का करियर एक्सपर्ट मिले और उसके मन में जो भी सवाल है वो पूछे। और सवाल नहीं है उसके पास तो वो सिंपली आए और बोले कि सर मेरे पास क्लास 12th में ये वाले सब्जेक्ट्स हैं, मेरे पास बायोलॉजी है, मेरे पास कॉमर्स है, जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बताए और फिर पूछे कि सर इन सब्जेक्ट के बेसिस पे हम लाइफ में क्या क्या कर सकते हैं। तो वो सब्जेक्ट के बेसिस पे उन्हें प्रॉपर आंसर करेंगे। आपके पास जो कैरियर एक्सपर्ट्स आ रहे हैं वो किन किन फील्ड से हैं? और जो भी करियर एक्सपर्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं वो सभी फील्ड से हैं, लाइक बायो की फील्ड से हैं, मेडिकल साइंस की फील्ड से हैं, इंजीनियरिंग की फील्ड से हैं, होटल मैनेजमेंट की फील्ड से हैं, मैनेजमेंट की फील्ड से हैं, लॉ की फील्ड से है, डिजाइन की फील्ड से हैं, जर्नलिज्म की फील्ड से भी है।
अगर आपको एक बेहतरीन पत्रकार बनना है तो आपके पास कौन से स्किल्स होने चाहिए? आपको वीडियो एडिट करना आना चाहिए, प्रॉपर सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका जनरल नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, करंट अफेयर्स बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उसकी भी 3-3, 4-4 साल की पढ़ाई होती है। जैसे आप BJMC बोलते हो, MAJMC बोलते हो, तो उसका भी करियर एक्सपर्ट्स आ रहा है। दुनिया में 200 से ज़्यादा प्रकार की पढ़ाई होती है। उन सभी प्रकार की पढ़ाई के करियर एक्सपर्ट्स यहाँ पे परसों आने वाले हैं 23 अप्रैल को। सो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है धनबाद और झारखंड के बच्चों के लिए कि वो अपने माता पिता के साथ, अपने क्लासमेट के साथ या फिर अपने टीचर्स के साथ यहाँ पे आएँ, बच्चों से मिलें, और यहाँ पे सारे बच्चे माता पिता, पेरेंट्स, टीचर, क्लासमेट के साथ आएँ और दुनिया के सारे यूनिवर्सिटीज़ के करियर एक्सपर्ट्स से मिलें और उनके मन में जो भी सवाल हैं उन सवालों को वो पूछें, प्रॉपर आंसर लें। अभी तक जिन बच्चों को आपने मोटिवेट किया है उसमें कितने बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे सक्सेस पाने हैं सफर में? सर, अगर मैं पिछले 10 साल की बात करूं तो हमने लगभग 3 लाख बच्चों को गाइड किया होगा। और अगर मैं पिछले साल की बात करूं 2025 की, तो 2025 में हमने लगभग 26,000 बच्चों को गाइड किया था। और मुझे जहाँ तक याद है कि पिछले इतने सालों में कम से कम 2,500-3 हज़ार बच्चा होगा जो IIT से पास आउट होकर निकला होगा। कम से कम 2,500-3 हज़ार बच्चा ऐसा होगा। और हर साल 25,000, 26,000 बच्चा हमें ज्वाइन करता है 8 राज्यों में, 17 शहरों में। तो सभी लोगों को हम गाइड करते हैं, वो वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ तक वो पहुँचना चाहते हैं। सर, कोर्सेज के बाद फाइनल डेस्टिनेशन होता है जॉब प्लेसमेंट का, उसका क्या एश्योरेंस है? सर, जो आपने जिस भी स्कूल से क्लास 12 पास किया होगा, तो मेरी समझ से आप सभी के क्लास 12 में 60-70 बच्चा रहा होगा। जो पढ़ाने वाला टीचर था वो सेम था, लेकिन जो रिजल्ट आया होगा वो सभी बच्चों का अलग अलग आया होगा। ऐसे ही क्लास 12 के बाद कॉलेज की पढ़ाई में भी होता है। क्लास वही होती है, कोर्स वही होता है, पढ़ाने वाला टीचर्स अलग होता है, लेकिन सभी का रिजल्ट अलग अलग होता है, सभी का प्लेसमेंट अलग अलग होता है। और ये डिपेंड करता है कि बच्चे ने खुद कितनी मेहनत की है। हम बच्चे को डायरेक्शन दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं। मेहनत किसको करनी है? बच्चे को ही करनी है, लेकिन वो राइट डायरेक्शन में मेहनत कर पाए उसके लिए हम लोग उसको बताते हैं। इसके अलावा भी सर काफी रेफरेंस लगते हैं प्राइवेट जॉब में भी, MNC कंपनीज में भी रेफरेंस के बिना जॉब नहीं मिलता है क्या? मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, आज की डेट में गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, जहाँ पे टैलेंट काम होता है, जहाँ पे टैलेंट का काम होता है, स्किल्स का काम होता है, वहाँ पे रेफरेंस काम नहीं आते हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ लाइव। आप सभी लोग अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, 30-40 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वीडियो रिकॉर्ड करके आप तुरंत तो नहीं डाल देंगे ऑनलाइन। इस वीडियो को आप अपने एडिटर को देंगे कि भाई इसको एडिट करो। अब आप सोचो कि आपके ऑफिस में एक वैकेंसी है वीडियो एडिटर की, और मैं आपके यहाँ आ जाता हूँ जॉब के लिए और मुझे वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर चलाने नहीं आते हैं, क्या आप मुझे जॉब पे रखोगे? तो आप सोचो कि जब आप एक वीडियो एडिटर की जॉब के लिए स्किल्स चेक कर रहे हो, सॉफ्टवेयर से चेक कर रहे हो कि मुझे चलाने आते हैं नहीं आते हैं, तो जो MNCs हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो क्या वो स्किल्स चेक नहीं करते होंगे? जॉब सभी को मिलता है, लेकिन मिलता उन्हीं को है जो लोग स्किल्ड हैं। और बच्चे स्किल्ड हो पाए, उन्हें पता चल पाए कि उन्हें क्या सीखना है क्या नहीं सीखना, उसको लेके ही शिक्षा महोत्सव का आयोजन हो रहा है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारी बात ज्यादा से ज्यादा धनबाद और आसपास के लोगों तक पहुंचाएं, सो दैट ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों का अच्छा ही हो। और मैं आपको सिंपल बात बोलता हूँ, जब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। कोई बात समझ? मेरा नाम रविंद्र साहू है और मैं फाउंडर हूँ शिक्षा महोत्सव का। और पिछले 10 सालों से इस प्रोग्राम का आयोजन हम 8 से ज्यादा राज्यों में कर रहे हैं और इसमें बहुत सारे लोग हमें सहयोग करते हैं, आपके जैसे लोग भी हमें सहयोग करते हैं। ठीक, हाँ पूछिए। अभी आपने कहा कि बढ़ेगा तब बढ़ेगा नहीं, लेकिन जिस देश को शिक्षा पे GST ऐसे 18% टैक्स लगा, वो देश कैसे शिक्षा में बढ़ेगा? जो विकसित देश हैं वहाँ टैक्स है ही नहीं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें मेरे 2 आंसर हैं। सर ने बोला कि जिस देश में शिक्षा में टैक्स लगता हो तो कैसे होगा। मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ खरी मे भी आपको कुछ लोगों को बुरी भी लग सकती है, बट मैं मेरे नॉलेज से सही बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखिए कि टैक्स में क्या हो रहा है ये मेरे हाथ में नहीं है। हाँ, लेकिन आप लोगों के हाथ में जरूर है कि अगर आप इस मुद्दे को उठाओगे अपनी चैनल्स में तो सरकारें शायद जरूर सुनेंगी, एक बात। दूसरी बात, जहां तक मुझे नॉलेज है, स्कूलिंग में कोई टैक्स नहीं है, यूनिवर्सिटीज की फीस में कोई टैक्स नहीं है। हाँ, जो एजुकेशन का कॉमर्शलाइजेशन हुआ है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन, तो वहां पे टैक्स है। जो बुक्स है वहां पे थोड़ा बहुत कुछ टैक्स है, ठीक है। एक चीज और भी है, टैक्स देना भी बहुत जरूरी है। अगर हम टैक्स नहीं देंगे हमारा देश कैसे चलेगा? हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था कैसे बनेगी? हमारे यहाँ रोड कैसे बनेगी? हम अच्छे टीचर्स को कैसे हायर करेंगे? आपके यहाँ IIT धनबाद है,
IIT धनबाद में जो बच्चा पढ़ता है उसकी जो फीस होती है वो ना के बराबर होती है। वो किसके पैसे से पढ़ रहा है? टैक्स के पैसे से पढ़ रहा है। और जो वहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो लाखों की सैलरी में होते हैं। वो लाखों की सैलरी कैसे दी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा? टैक्स के पैसे से ही दी जा रही है। तो टैक्स देना अच्छी चीज़ होती है। अभी आप देखिए ना, पूरी दुनिया में युद्ध चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, हम सुरक्षित बैठे हैं। किस वजह से बैठे हैं? हमारी पॉलिटिकल लीडर और हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके राइट डिसीजंस की वजह से, उनके काम माइंड की वजह से, है ना। अगर हम भी एग्रेसिव वे में आंसर करेंगे लोगों को तो शायद हमारी भी इंटरनेशनल रिलेशंस कहीं ना कहीं खराब हो सकते हैं। सो मुझे लगता है कि टैक्स देना बहुत ज़रूरी चीज़ है। और अगर हमारे देश के पास पैसा होगा तो सबसे ज़रूरी चीज़ हमारी सुरक्षा है कि हम सभी लोग अपने घरों में, अपने ऑफिसों में, हमारे स्कूलों में बच्चे सुरक्षित रहें, और उसके लिए टैक्स देना बहुत ज़रूरी है। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बोलता हूँ भाई, अगर आपको अच्छा खाना खाना है आपको पैसा देना पड़ेगा। यदि आपको अच्छी सड़क में चलना है आपको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि उस व्यवस्था को बनाने में पैसा खर्च होता है। उस व्यवस्था को बनाने के लिए किसी को हायर करना हो, उसको सैलरी देनी है। अभी आपके ऑफिस में, आपका एक ऑफिस है मीडिया का, वहाँ पे आपको एक व्यक्ति चाहिए एडिटिंग में, क्या आप उसको सैलरी नहीं दोगे? देनी है सैलरी तो लेना भी पड़ेगा कहीं से, राइट। एक चीज़ और भी है, वो ये है कि जब आप क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हो तो क्वालिटी एजुकेशन कौन देगा? क्वालिटी एजुकेशन वो देगा जो 10 साल बहुत मेहनत किया है, बहुत पढ़ाई किया है, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जाके नॉलेज लेके आया है। तो वो व्यक्ति फ्री में आकर तो नहीं पढ़ा सकता है। क्यों? उसका एक कारण है। दुनिया में जितने भी लोग हैं वो किसी भी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, सभी के पास 3 चीज़ें हैं: पेट, परिवार और जिम्मेदारियाँ। पेट, परिवार और जिम्मेदारियां, इन तीनों को चलाने के लिए हमें पैसे की जरूरत होती है जो हमें लेने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि पैसा कमाना बुरी बात नहीं है और टैक्स देना तो बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। नहीं, आपका कहना सही है, टैक्स देना बुरी बात है, लेकिन शिक्षा पर टैक्स लेना क्या है सर? सर मैंने बोला ना कि हमारे यहाँ स्कूलिंग में कोई टैक्स नहीं है, यूनिवर्सिटीज में कोई टैक्स नहीं है। स्कूलिंग में टैक्स नहीं है, ये आपने सही कहा, लेकिन उसका दूसरा रूपांतरण भी है, जैसे डेवलपमेंट चार्जेस, री एडमिशन, अदर चार्ज जो। तो आप इस मुद्दे को उठाइए ना, विदाउट फीस, बिना पैसा, इतने सारे बच्चों को इतने सारे राज्यों में, इतने सारे शहरों में गाइड करने का काम कर रहे हैं। और आप सभी से अनुरोध करते हैं कि ये प्रोग्राम तभी सफल हो पाएगा जब आप मेरी बात धनबाद और झारखंड और पूरे देश के बच्चों तक पहुंचाएंगे। गरीब बच्चों के लिए सर क्या व्यवस्था आपने कर रखा है सर? बहुत अच्छा सवाल पूछा कि गरीब बच्चों के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं। आप सभी लोग ध्यान से सुनिए, आप सभी के लिए काम आएगा। जो बच्चा गरीब है उस बच्चे के लिए हमारी केंद्र सरकार स्कॉलरशिप देती है, राज्य सरकार स्कॉलरशिप देती है। एंड जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं सभी के पास एक कैटेगरी होती है। मैं अगेन रिपीट करूंगा, जितने भी हमारे देश में प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं सभी के पास एक कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं फी वेवर। क्या बोलते हैं? फी वेवर। तो जो भी बच्चा कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करता है, जेई, नीट, कैट, मैट, क्लैट, यूसीट, सीयूईटी, यूजी, सीयूटी, पीजी, यही एंट्रेंस एग्जाम होते हैं हमारे देश में। इनमें से कोई भी बच्चा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करता है, उसके बाद वो कहीं अप्लाई करता है फी वेवर कैटेगरी में, तो उसकी ट्यूशन फीस 100% माफ की जाती है। तो केंद्र सरकार अपनी स्कॉलरशिप देती है, राज्य सरकार अपनी स्कॉलरशिप देती है, और प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों यूनिवर्सिटीज फी वेवर सीट ऑफर करती हैं। इसके अलावा कोई ऐसा बच्चा जो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन अपना एग्जाम कराती है और कहती है मेरिट में नंबर लाओ, तो वो भी वहां पे ट्यूशन फीस माफ करती है। तो अगर कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो पैसे की वजह से तो उसकी पढ़ाई बंद होने वाली नहीं है आज की डेट में। और बहुत सारी प्राइवेट संस्थाएं हैं जो बच्चों को डायरेक्ट स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं। लोगों के पास 10-10 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप अवेलेबल है यूनिवर्सिटीज के पास। अभी आप परसों जब हमारे इवेंट में आएंगे तो आपको वो यूनिवर्सिटीज मिलेंगी जो स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं। और इंडिया में बस नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी स्कॉलरशिप ऑफर होती हैं। आप इटली चले जाओ, अगर आप इटली पढ़ने जाते हो आपको पता है वहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई प्रोवाइड कराती है बिना कोई फीस लिए। तो जानकारी का अभाव है, सुविधाएं तो बहुत है, फैसिलिटीज बहुत है हमारे देश में, पूरी दुनिया में। सर जैसे कि देखा जाता है कि हॉस्पिटल में बड़े बड़े उद्योगपतियों का पैसा लगा जाता है और एज ए बिजनेस उसको देखा जाता है, वो सेवा नहीं देते लेकिन बिजनेस करते हैं। उस तरह से एजुकेशन में भी एजुकेशन माफिया एक्टिव हो गया, उसमें क्या कहेंगे आप? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, माफिया कौन है बताइए आप एक चीज। मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी हम यहाँ पे एक एसी हॉल में बैठे हैं, 5 स्टार होटल में बैठे हैं। अब कोई ये कहे कि होटल माफिया है और यहाँ पे एसी चलाने का पैसा ले रहा, तो लेगा यार, वो सर्विस दे रहा है आपको। अगर आप एक ऐसे स्कूल में जा रहे हो जहाँ पे आईआईटी से पास होने के बाद टीचर आके लोग पढ़ा रहे हैं, तो वो सैलरी लेगा टीचर, और अगर उसको सैलरी देना है तो वो बच्चे से और पेरेंट्स से पैसा लेगा। इसमें कोई बुराई नहीं समझता हूँ मैं। और एडुकेशन में कोई माफिया नहीं होता है, टीचर्स होते हैं। और टीचर्स वो लोग हैं जिनकी वजह से हम यहाँ बैठे हैं।
अगर हमारे टीचर हमको, हमारे गुरु लोग अगर हमें सही एजुकेशन नहीं देते तो शायद हम जीवन में कुछ नहीं कर पाते। आप कलाम साहब का एग्जाम्पल ले लीजिए। डॉक्टर कलाम जो बने अपने गुरु की वजह से बने, और दुनिया में जो भी इंसान जो कुछ बना अपने गुरुओं की वजह से बना है। तो वो लोग बहुत सम्मानित लोग होते हैं और मैं उनका बहुत इज्जत करता हूँ। जो लोग, आप सोचो कि लोग इतना सब मेहनत करने के बाद इतना इंफ्रा खड़ा करता है, फिर लोगों को बोलता है कि आओ भाई पढ़ लो, वो परामर्श का काम कर रहा है। भाई कम से कम कर तो रहे हैं। आप अदर कंट्रीज में जाके देखिए एक बार, अभी जहाँ पे युद्ध चल रहा है वहां पे जाके देखिए, लोगों का जान बचाने का मुश्किल है। हमारे कम से कम लोग काम माइंडेड लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो सारी व्यवस्था को अच्छे से चला रहे हैं। और मैं अगेन बोलता हूँ, अगर आपको अच्छी सुविधाएं लेनी है आपको पैसा देना पड़ेगा, नहीं लेनी है आपको नहीं देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। धन्यवाद सर, इंट्रोडक्शन प्लीज अगेन। मेरा नाम रविंद्र साहू है, मैं फाउंडर हूँ शिक्षा महोत्सव का, और मैं धनबाद और झारखंड के सभी बच्चों से अनुरोध करता हूँ कि अभी जो 23 अप्रैल को शिक्षा महोत्सव धनबाद का आयोजन हो रहा है, वहाँ पे आप सभी लोग जरूर आएं और देश भर की यूनिवर्सिटीज कॉलेजों से आके जरूर मिलें। थैंक यू सर। थैंक यू। यदि यह समाचार आपको किसी प्रकार उपयोगी लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।